चुनाव सिर्फ जीत हार या आंकड़ों का खेल नहीं होता। नहीं, ये लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनकी आकांक्षाओं की कहानी होती है। तो चलिए आज हम एक चुनाव की नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं एक केस स्टडी के जरिए। हम बात कर रहे हैं मणिपुर के इम्फाल पश्चिम में मौजूद वांगोई की, एक जीती जागती जगह जहां के लोग अपने क्षेत्र के और देश के राजनीतिक भविष्य को तय करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 94%। 2022 में यहां लगभग 94% लोगों ने वोट डाला। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने हक और अपनी राजनीति को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा सवाल जो हैरान कर देता है। सोचिए, एक नेता जो 7 बार चुनाव लड़ चुका हो, विधायक रह चुका हो, उसे सिर्फ 156 वोट मिले। ये आंकड़ा सिर्फ एक हार नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें वांगुई की जमीनी हकीकत को समझना होगा। आखिर वहां के हालात हैं क्या? तो वांगोई है कैसा? देखिए, ये इम्फाल घाटी का एक शहरी इलाका है जहां मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और उनकी ज़रूरतें और चिंताएं भी बिल्कुल साफ हैं। उन्हें अच्छी नौकरी चाहिए, एक सुरक्षित माहौल चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। इसका मतलब ये है कि वांगोई में राजनीति सिर्फ झंडों और नारों का खेल नहीं है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से, उनकी रोजी रोटी से और एक बेहतर भविष्य की उनकी तलाश से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हर एक वोट के पीछे एक उम्मीद छुपी है। और जब लोग इतने जागरूक होना तो संवाद की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमारे लोकतंत्र की नींव ही व्यक्ति की गरिमा और आप जो कहते हैं उसकी जिम्मेदारी पर टिकी है। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी राजनीतिक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। और इसी माहौल में 2022 के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक ऐसा चुनावी पतन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उम्मीदवार सलाम जॉय सिंह का वोट शेयर था सिर्फ 0.55%। मैं फिर से दोहराता हूं, 0.55%। ये कोई हार नहीं थी, ये एक तरह से जनता के विश्वास का पूरी तरह से सफाया था। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को देखिए तो पूरी कहानी और साफ हो जाएगी। 2007 में देखिए, यही उम्मीदवार 32% से ज्यादा वोट लेकर जीतता है। 2012 में उनका वोट शेयर बढ़कर लगभग 38% तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर गिरावट शुरू होती है और 2022 आते आते ये सब कुछ ढह जाता है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जनादेश, ये भरोसा कैसे और क्यों खो गया? चलिए अब क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि क्यों हुआ। देखिए, इस हार के पीछे ना 2 तरह की वजहें थीं, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी। एक तरफ उम्मीदवार की अपनी कमजोरियां थीं, जैसे बार बार पार्टी बदलने की छवि या एक कमजोर संगठन। तो दूसरी तरफ बाहरी हालात भी बहुत मुश्किल थे, जहां राज्य के बड़े मुद्दे और एक मजबूत विपक्ष उन पर हावी हो रहा था। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। वांगोई का जो राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना था, वो खुद कई चुनौतियों से जूझ रहा था। पार्टियों के अंदर की गुटबाजी, समाज में तनाव और ऊपर से डिजिटल दुनिया में फैलती गलत जानकारी, इन सब ने मिलकर माहौल को और भी मुश्किल बना दिया था। और इन सारी राजनीतिक बातों की जड़ में क्या था? लोगों की रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियां। युवाओं के पास काम नहीं था, इम्फाल में रहना महंगा हो रहा था, किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था। सीधी सी बात है, जब पेट की आग जल रही हो तो राजनीतिक वफादारी पर उसका असर पड़ता ही है। तो जब समस्या इतनी गहरी और इतनी परतों वाली हो तो उसका समाधान भी उतना ही सोचा समझा होना चाहिए। और यहीं से बात आती है एक मजबूत रणनीति की, जिसके 4 स्तंभ हैं। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये बस एक आकर्षक नाम नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी मजबूत इमारत के लिए 4 खंभे चाहिए होते हैं: चुनावी गणित, जमीनी संगठन, एक असरदार कहानी और सही संसाधन। जब ये चारों मिलकर काम करते हैं तभी जीत की नींव बनती है। तो ये 4 मोर्चे हैं क्या? पहला, चुनावी मोर्चा, मतलब डेटा के जरिए ये समझना कि हमें किन वोटरों पर ध्यान देना है। दूसरा, संगठन, जो बूथ लेवल पर पार्टी को फिर से खड़ा करे। तीसरा, नैरेटिव, यानी लोगों तक एक साफ और असरदार संदेश पहुंचाना। और चौथा, संसाधन, जो अभियान को चलाने की ताकत दे। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारेंगे? इसके लिए है ये 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन ये नींव डालने का समय है।
पहला काम गठबंधन के साथियों को साथ लेकर अभियान की शुरुआत करना, फिर घर घर जाकर लोगों से मिलना, उनकी असली समस्याओं को समझना और साथ ही डिजिटल दुनिया में झूठ से लड़ने के लिए अपनी टीम तैयार करना। अब आते हैं दूसरे चरण पर। अगले 30 दिन ये हैं मोबिलाइजेशन के, मतलब अब लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ने का काम शुरू होता है। छोटी छोटी बैठकें करके सीधा संवाद बनाना, युवाओं और किसानों जैसे खास समूहों तक पहुंचना और सोशल मीडिया पर स्थानीय भाषा में अपनी बात रखना। और आखिर के 30 दिन ये सबसे अहम है। अब अभियान को पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। बड़ी रैलियां करना, घर घर जाकर अपनी बात को और तेज करना और विरोधियों के फैलाए झूठ का तुरंत जवाब देना। और हां, सबसे जरूरी ये पक्का करना कि आपके समर्थक वोट डालने जरूर निकलें। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। जब आप मतदाताओं से जानकारी ले रहे हैं तो उनकी गोपनीयता और उनकी सहमति सबसे ऊपर है। डेटा का इस्तेमाल एक मकसद के लिए और लोगों के फायदे के लिए ही होना चाहिए। यही हमारे देश के डेटा संरक्षण कानून की भी भावना है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि ये सब कुछ, ये रणनीति, ये योजना, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है एक बेहतर, असरदार और संवेदनशील शासन देना। और ये चार्ट बहुत ही साफ साफ दिखाता है कि लोगों को असल में चाहिए क्या। नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा। पूरी रणनीति की बुनियाद इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के वादे पर टिकी होनी चाहिए। तो आखिरी सवाल यही है, क्या डेटा और एक सही रणनीति के दम पर टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ा जा सकता है? क्या एक बड़ी चुनावी हार को सच्ची जनसभा के मौके में बदला जा सकता है? ये सवाल सिर्फ वांगोई का नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।